बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉजिकल टॉक। कुरान करीम की चौथी सूरह निसा में विरासत के तफसीली अहकामात बयान किए गए हैं। मुतल्लिका आयात को सामने रखते हुए हमने कोशिश की है कि विरासती जायदाद के हिस्सों, तकसीम और दीगर अहकामात को वजाहत के साथ पेश करें ताकि आम आदमी भी इसे समझ सके और हकूक की अदायगी में कोताही न हो। पिछली वीडियो में हमने विरासती जायदाद में ख़वातीन के हकूक की अहमियत, सजा और हिस्से के बारे में मुख्तसर बात की थी। तो आज विरासती जायदाद की तकसीम का मुकम्मल शरई और कानूनी तरीकाकार डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बुनियादी तौर पर 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। विरासती तकसीम से पहले की शराइत, जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदार, शोहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा और बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा। इन तमाम बातों को समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। विरासती तकसीम के हवाले से शराइत, जायदाद हकदारों में मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद खुद अपनी जायदाद तकसीम करे तो उस पर वाजिब है कि पहले अगर कोई कर्ज है तो उसे उतारे, जिन लोगों से उसने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे और तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार, यतीम और मस्कीन हाजिर हों उनको भी कुछ दे। अगर साहिब जायदाद फौत हो गया और उसने ना तो कोई वसीयत की और ना ही जायदाद तकसीम की तो मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम होगी। जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदार, साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार औलाद, बीवी, शोहर और वालिदैन होते हैं। और अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं तो जायदाद अहले खाना में ही तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद कलाला हो और इसके सगे बहन भाई भी ना हों तो कुछ हिस्सा सौतेले बहन भाई को मिलेगा और बाकी नज़दीकी रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हों, मसलन नाना नानी, दादा दादी, खाला, मामू, फुप्पो या उनकी औलाद को मिलेगा। अब बात करते हैं हिस्सों की, किसका कितना हिस्सा मुकर्रर होता है। शोहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा, शोहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा 8वां या चौथाई है और अगर एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो उनमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा। अगर शोहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी का और 6ठा हिस्सा शोहर के वालिदैन का है, बाकी सब बच्चों का। अगर शोहर की औलाद में सिर्फ एक बेटी हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा बेटी का, 8वां हिस्सा बीवी का और 6ठा हिस्सा शोहर के वालिदैन का होगा। और अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो 2/3 हिस्सा बेटियों का, 8वां हिस्सा बीवी का और 6ठा हिस्सा वालिदैन का होगा। अगर शोहर की औलाद नहीं तो बीवी का हिस्सा चौथाई और बाकी जायदाद शोहर के वालिदैन की होगी। अगर कोई बीवी शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बेवा ने शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो इस सूरत में भी उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बेवा ने हिस्सा लेने के बाद शादी की तो उससे वो हिस्सा वापस नहीं लिया जाएगा। बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा, बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा निसफ या चौथाई होता है। अगर बीवी की औलाद नहीं तो शोहर के लिए जायदाद का निसफ हिस्सा है और निसफ हिस्सा बीवी के माँ बाप का। और अगर बीवी की औलाद हो तो शोहर के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा, 6ठा हिस्सा बीवी के माँ बाप का और बाकी बच्चों का। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ एक बेटी हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा बेटी का होगा, चौथाई हिस्सा शोहर के लिए और 6ठा हिस्सा बीवी के वालिदैन का होगा। और अगर बीवी की औलाद में 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो जायदाद का 2/3 हिस्सा बेटियों का, चौथाई हिस्सा शोहर का और बाकी जायदाद बीवी के वालिदैन के लिए होगी। अगर शोहर बीवी के वालिदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फौत हो जाए
تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد کی تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا، جس میں سے شوہر کا حصہ چوتھائی ہوگا اور باقی سب بچوں کو ملے گا۔ اور اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد کی تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کی اولاد نہیں تو اس صورت میں شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو آج کے لیے یہیں تک تھا۔ چونکہ یہ ٹاپک بہت تفصیلی ہے اس لیے ہم نے اس کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں باقی حصوں اور حقداروں کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔